पहला क्वेश्चन जैसा कि आपका दिख रहा है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र में एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो श्रम विभव क्या होगा। तो बाबू ध्यान रखिएगा, जब एक्स अक्ष पूछे तो एक्स अक्ष पूछे बाबू रे, तो यानी कि बच कौन गया, तो वाई जेड। आपको आंसर क्या लगा देना है, आपको वाई जेड। और ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ए नंबर आंसर, और ये हो जाएगा आपका वाई जेड आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 मीटर दूरी पर स्थित एक कूलम आवेश के कारण विभव क्या होगा। तो अब विभव का पूछा और एक आवेश के कारण, जैसा कि हमने फार्मूला पढ़ा था कि V बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बटा होता है वो R होता है, जो एकल आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, 1 मीटर दिया दूरी, यानी R का मान 1 मीटर, आवेश कितना दिया हुआ रे, तो 1 कूलम दिया। तो यह बोल सकते हो रे, इसका एक मान होता है एप्सिलॉन नॉट का 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ आवेश कितना हो रे, 1 कूलम, यानी कि वो 1 आ गया हो रे। ठीक है, और दूरी का बात किया जाए तो कितना है 1 मीटर। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 9 × 10⁹ और बाबू रे विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तब वोल्ट होता है, तो ये हो जाएगा V। आपका ऑप्शन चेक कीजिएगा और ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव शून्य हो जाता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि विद्युत जो विभव होता है वह शून्य कब होता है, जब वह निरक्ष पर स्थिर हो। बाबू इसमें देखिए आपका ऑप्शन आंसर है, हाँ तो ऑप्शन देखिए और यहाँ पे लिखा हुआ है निरक्ष बिंदु पर स्थिर है। तो निरक्ष बिंदु ऑप्शन नंबर कौन है आपका, बी नंबर है, और निरक्ष आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि विद्युत विभव बराबर होता है, विभव और विभव का फॉर्मूला बात करते हैं। जैसा कि बताया था वो फॉर्मूला कि विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q होता है। तो V बराबर W/Q आपका ये फॉर्मूला होता है, और जो और विभव का फॉर्मूला होता है वही विभवांतर का भी फॉर्मूला होता है। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा W/Q, और W/Q ऑप्शन में आपका कौन सा है, बी नंबर आपका आंसर है। आपका हो जाएगा वो बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो विभव प्रवणता बराबर होता है। तो बाबू विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता क्या है, देखिएगा विभव प्रवणता का बराबर होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो तो dV बटा क्या होता है, dx होता है। ये आपका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे dx बटा dV लिखा हुआ है, ये आपका गलत है। यहाँ पे dx इंटू dV लिखा हुआ है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, dV बटा dx ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा बोले, सी आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो जैसा कि थोड़ा देर पहले भी आपको बताए थे कि विभव जो होता है वो निरक्ष पे पूछ रहा है, तो निरक्ष पे क्या होता है विभव, तो निरक्ष का वो क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसका डी आंसर। निरक्ष पे क्या होता है विभव का मान, तो शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा। तो वो है कि अगर बीच की दूरी को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो उसका जो वह क्या होगा, तो घट जाएगा। ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। विद्युत धारिता का फॉर्मूला पूछ रहा है, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया था वो फॉर्मूला धारिता का होता है C बराबर क्या होता है उरे, तो C बराबर Q/V होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, C बराबर Q/V धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, धारित्र की मात्रक पूछ रहा है। देखिए और फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V, यानी कि इसका अगर ऐसा ही मात्रक निकालेंगे
तो एसआई यूनिट हो जाएगा। सी का यानी देखिए आवेश हो गया, आवेश कैसे होता है, कूलम होता है, इसका क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट। और कूलम प्रति वोल्ट जो होता है वह होता है 1 फैराडे के बराबर होता है। यानी आपका आपका इसका आंसर हो जाएगा यह सी नंबर, यानी कि धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है फैराडे होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका बीमा क्या होता है, बीमा पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बीमा के लिए देखिए बाबू रे, जैसा कि फार्मूला होता है वो फार्मूला बताए थे कि सी बराबर क्या होता है, तो सी बराबर होता है भी क्यू बटा वी होता है। और इसका अगर बीमा निकालिएगा बोले तो कुल। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं कि वायु में गोलीय धारिता समानुपाती होता है। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि जो धारिता होता है वह त्रिज्या के सीधा समानुपाती होता है। इसका देखिए और ऑप्शन इसमें मिलेगा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि गोले का द्रव्यमान होता है, नहीं तो गलत है। समानुपाती किसके होता है, तो गोला जो होता है किसके, तो उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। और इसका एक फार्मूला बताए थे कि सी समानुपाती क्या होता है आर होता है। यहाँ पे जो इसको हटा के कांस्टेंट लगाते हैं जो आर होता है, और ये आर जो के का वैल्यू होता है वो 4 पाई क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। यह कौन सा, तो यह जो है गोलीय धारिता जो होता है वह त्रिज्या के समानुपाती होता है। वो इसी का यह फार्मूला है धारिता के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र पर आवेश के स्थित ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो स्थित ऊर्जा का जो व्यंजक होता है उस पर बात करते हैं। स्थित ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वह होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है। जैसा कि बताया गया था कि फार्मूला क्या होता है, ऊर्जा का पूछ रहा है, ई बराबर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ऐसा कोई ऑप्शन इसको दिख रहा है, देखिए इसमें वो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, और ये किसका फार्मूला होता है तो यह आपका स्थिर ऊर्जा का व्यंजक का फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु को छोड़कर किसी वस्तु का प्रायोगिक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। तो याद रखना है आपको, जो प्रायोगिक स्थिरांक होता है वह हमेशा एक से अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी आपका सही है। यह हमेशा किससे अधिक होता है, तो एक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, लगभग होती है। देखिए जैसा कि आपने बताया था थोड़ा पहले कि फार्मूला जो होता है इसका, सी जो होता है वह समानुपाती किसके होता है, आर का होता है। और इसका यहाँ पे हटाने का एक कांस्टेंट लगाते हैं जो क्या होता है, के होता है, और यह आर हो गया। यहाँ पे के का जो मान होता है वो कांस्टेंट 4 पाई क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पे आर आ गया। आर यहाँ पे आपका त्रिज्या है जो किसके लिए पूछ रहा है, चंद्रमा का। और चंद्रमा की त्रिज्या को वहाँ पर रखकर उसको जब सॉल्व कीजिएगा तो लगभग इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 177 माइक्रोफैराडे के करीब में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो यहाँ पे बोला गया था कि श्रेणी क्रम में कौन सी राशि जो होता है वह समान होता है। तो जैसा कि इसका श्रेणी क्रम का बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि सी जो होता है, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन कीजिएगा इस तरह से तो कि यह C1 होता है, यह C2 होता है, ये C3 होता है, ये Cn तक चल जाता है, डॉट डॉट Cn की तरफ चलता है। तो इस सभी में क्या होता है, इस सभी में क्या होता है कि आवेश जो होता है वह सब में एक समान होता है। ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, आवेश क्या होता है, एक समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संधारिताओं के समांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक संधारिता के लिए समान रहती है वह क्या है। तो समांतर क्रम का पूछा जा रहा है, तो समांतर क्रम में अगर जोड़िएगा तो विभवांतर क्या होता है, इसमें समान होता है। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, तो जो होता है विभवांतर क्या होता है, तो समान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं कि तीन संधारिता जिसके प्रत्येक की धारिता जो है वह सी है, यानी कि तीन वो एक संधारिता है जिसकी प्रत्येक धारिता क्या है, सी है, और इसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य धारिता क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कौन सा राशि पूछ रहा है एक समांतर क्रम में जोड़ा गया है
और सबका धारिता जो है वह क्या है तो सी है, यानी यह समांतर क्रम आ गया। सब पे क्या है तो सी है। फॉर्मूला क्या होता है बोले तो सी बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या होता है C3। तो यहाँ से अगर C प्लस C लिखे तो हम ये बोल सकते हैं क्या होगा 3C। ऐसा कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है 3C? ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारिता पर 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाएगा तो उस पर आवेश क्या होगा? कितना वोल्ट तक किया गया है? 5 वोल्ट तक। चलिए पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं, एक सर्किट बना के इसको समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक 10 माइक्रोफैराड संधारिता लगाया गया है और इसमें कितना वोल्ट दिया जाता है तो वोल्ट दिया जा रहा है बोले वह 5 वोल्ट दिया जा रहा है। यानी कि मेरे पास C का मान जो है वह 10 माइक्रोफैराड है और V का जो मान है वह क्या आ गया बोले तो 5 वोल्ट है। निकालना क्या है? आवेश है। आवेश यानी कि Q आ गया। Q बराबर वाट। फार्मूला होता है बोले, फार्मूला बताए थे कि C बराबर Q बटा V होता है। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू V हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो C का जो मान है मेरे पास कितना है तो 10 है, गुने V का मान क्या है 5 है। तो अब ये आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। लेकिन माइक्रो फैराडे है तो माइक्रो के लिए क्या होता है 10 के पावर -6 होता है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है आवेश कैसे मतलब क्या होता है कूलम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन आ गया बोले बी 50 गुने 10 के पावर कितना हो गया -6 कूलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संधारिता जिनके प्रत्येक की धारिता C1 और C2 है। दो वो संधारिता है जिसकी क्या है C1 और C2 है। इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य धारिता क्या होगी? कौन सी क्रम में जोड़ने का बात कर रहा है तो समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम की बात किया जाए तो फॉर्मूला क्या होता है कि C बराबर C1 प्लस C2 होता है और पहला का क्या मान दिया है C1 है, दूसरा का मान C2 है। यानी आपका यही तो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी नंबर और C1 प्लस C2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 में दो संधारिता जिनके प्रत्येक की धारिता जो है वो C है। प्रत्येक की धारिता क्या है वो C है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो फॉर्मूला होता है 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 और यहाँ पे बात किया जाए तो यह हो जाएगा आपका वो C प्लस 1/C यानी कि आपका आंसर हो जाएगा C और यह हो जाएगा 2। C बराबर क्या हो जाएगा तो C/2। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। जैसा कि आपका ऑप्शन देख लीजिए क्या हो गया था यहाँ पे आया था C/2 और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा C नंबर आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम डालने पर उसकी धारिता क्या होगी? तो बाबू रे परावैद्युत माध्यम डालने पर प्लेट के बीच में उसकी धारिता क्या होती है तो धारिता बढ़ जाती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ये चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? और इसका अनुपात अचर जो होता है वह दिया गया आवेश जो होता है वह उसका जो होता है अनुपात जो होता है वो विभवांतर का होता है। यानी फार्मूला जो आपका C का होता है C बराबर क्या होता है Q बटा V होता है। Q यहाँ पे क्या है तो आवेश है और V क्या है बोले विभवांतर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आपका बी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। तो ए और तथा बी के बीच की समतुल्य धारिता क्या होगी उस पर बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह कौन सा क्रम में है तो समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा क्रम में है तो यह श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। अब श्रेणी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो 1 बटा हो जाएगा बोले देखिए 1/C बराबर क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। इस तरह से इसको देखिएगा बोले 1/5 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 9 यानी कि C बराबर जो होगा वो 20/9 होगा। अब आप इसका ऑप्शन देख लीजिएगा बोले
ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ए है माइक्रोफैराडे। यहाँ पे क्वेश्चन और माइक्रोफैराडे में है, तो ये क्या हो जाएगा माइक्रोफैराडे। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चलिए और अगले क्वेश्चन जो है इसमें भी वही है, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पूछा जा रहा है। तो ऊपर वाला को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और ठीक है और उसके बाद ये नीचे वाला आ जाएगा समांतर क्रम में, इसको जोड़कर एक श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा लीजिएगा और इसका जो भी आपका आंसर आएगा देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये धारिता क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 माइक्रोफैराडे है। 5 माइक्रोफैराडे है, मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करता है, उसकी धारिता क्या होगी। चलिए इस पे बात कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन पे कि बाबू रे इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जो आपका सी जो है वह n1 बटा कहता है 3 × c। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, तो जितना बूंद का बात करे वो आपका हो जाएगा। तो बोले यहाँ पे कितना बूंद का बात किया, 64 का बात किया है। तो 64 और c का मान कितना है, तो 5 दिया है। 64 का अगर बात किया जाए तो 64 जो होता है बोले वो 4 का क्या होता है, क्यू होता है, और इंटू में क्या है 5 है। इससे वो कट जाएगा, यानी 4 इंटू क्या आएगा बोले वो 5 हो जाएगा, यानी 5 का क्या होता है बोले 20, और 20 माइक्रोफैराडे। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संधारिता जिसके प्रत्येक की जो धारिता है वह सी है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका जो परिमाण होगा वह धारिता का मान आपका ज्ञात करना है। 3 वो है और ये उसको जोड़ा किसमें गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम का बात किया जाए, तो श्रेणी क्रम का बात किया जाए सी सी और सी है। फॉर्मूला का 1/c इक्वल टू 1/c प्लस 1/c, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा वो एलसीएम आ जाएगा सी, 3 हो जाएगा। तो सी हो जाएगा आपका वो ये सी बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर देखिए उरे, ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है c/3। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका सही आंसर है। तो उरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है C1 बराबर जो है वो 2 माइक्रोफैराडे है तथा C2 का जो मान है वो 4 माइक्रोफैराडे है। दोनों को और जोड़ा जा रहा है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का एक विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि 2 माइक्रोफैराडे वाले धारिता के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, उसको पता करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन में क्या कहा है उसको देख लेते हैं। एक जोड़ा गया है 2 माइक्रोफैराडे और बाबूरे एक जोड़ा गया है 4 माइक्रोफैराडे, और इसको जोड़ने के बाद इसको एक 1200 वोल्ट का है ना बाबूरे, 1200 वोल्ट का एक बैटरी लगाया गया है। और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसके बीच विभवांतर क्या होगा वो पता करना है। चलिए और बात कर लेते हैं, पहले सी का मान निकाल लेते हैं। सी का मान मेरे पास आ क्या रहा है, तो सी आ जाएगा आपको 1/, और देखिएगा 1/2 प्लस 1/4, यानी एलसीएम आपका हो जाएगा 4, हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 1, यानी आ जाएगा 3/4। ये उसको सी इक्वल टू हो जाएगा वो 4/3। सी का मान ये आ गया, सी का मान वहाँ पे आ गया, बोले सी का मान मेरे पास आ गया 4/3, और आपके पास भी का मान है 1200 वोल्ट। ठीक है, आपका निकालने पहले आवेश निकाल लेते हैं। आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बटा वी होता है, क्यू बराबर सी इंटू वी होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं सी का मान कितना है, तो सी का मान 4/3 है, गुने कितना हो रहे वी का मान कितना है 1200 है। ये आपका कट जाएगा 4×3 1200, यानी कि आपका आ जाएगा 4 गुने कितना हो जाएगा वो 400। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 400 हो जाएगा, यानी गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1600। आपका गुना करने के बाद क्या आ जाएगा 1600। 1600 आपका आवेश आ गया, यानी कि Q का मान मेरे पास आ गया 1600। क्वेश्चन क्या पूछा है, किस पे निकालना है भी, 2 पर, यानी कि बाबू सी का मान किसके लेना लेके चलना है 2 माइक्रोफैराडे। और बात कर लेते हैं क्या निकालना है, भी निकालना है। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैराड धारिता आपके सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, तो उस पर निकाल लेते हैं।
फार्मूला जो होता है वो सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा भी होता है। तो भी का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो क्यू बटा सी होगा। क्यू का मान कितना आ गया और 1600 आया, और बटा में सी का मान कितना 2 है, कट जाएगा, यानी 1600 का क्या हो जाएगा वो 800, और आपका 800 वोल्ट आपका ऑप्शन में है, देख लीजिए वो 400 600, हाँ यहाँ पे 800 है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही है। देख लीजिए वो सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, परावैद्युत समर्थन का एसआई मात्रक क्या होता है। और इसका बात किया जाए कि समर्थन का जो एसआई मात्रक होता है वह कैसे होता है, वीएम इनवर्स होता है। बट वीएम इनवर्स जो है इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्वेश्चन के अनुसार वीएम इनवर्स ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात है कि विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब, और न्यूटन प्रति कूलम्ब जो एसआई मात्रक होता है वह वीएम भी उसका ही एसआई मात्रक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए को मान सकते हैं, यह सही है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो ई बराबर होता है एफ बटा क्या होता है, क्यू होता है। और इसका जो एसआई मात्रक अगर निकलता है तो एसआई मात्रक या एफ का न्यूटन होता है, आवेश का क्या कूलम्ब होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब इसका अभी एसआई मात्रक होता है। और इसी का वो एसआई मात्रक वीएम इनवर्स भी होता है। तो इस तरह से हम इसका ऑप्शन वीएम इनवर्स की जगह पे एनसी इनवर्स को ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक फैराडे बराबर होता है, तो जैसा कि फॉर्मूला होता है वो सी बराबर जो होता है वह क्यू बटा भी होता है। यानी कि क्यू जो है यहाँ पे कूलम्ब होता है, और अब भी क्या होता है, वोल्ट होता है। तो सी बराबर जो होगा आपका वो हो जाएगा क्या, कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है। और अब कूलम्ब प्रति वोल्ट जो होता है वह एक फैराडे के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ये आपका हो गया बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो जैसा कि उन्होंने बताया था, पहले ही बताए थे कि जो सी होता है वह समानुपाती किसके होता है, त्रिज्या के समानुपाती होता है। जो धारिता होता है वह त्रिज्या के क्या होता है समानुपाती होता है। यानी कि सी समानुपाती क्या होगा, आर होगा। और यहाँ से अगर बात किया जाए, इसको हटा के कांस्टेंट का उपयोग करेंगे, जो कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे के है और इंटू आर होगा। तो अब कांस्टेंट का जगह पे क्या लिखना है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बात किया जाए तो यह त्रिज्या होता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। आवेशी चालक पर स्थिर ऊर्जा होगा। आवेशी चालक का बात कर रहा है आवेशी चालक पर जो स्थिर ऊर्जा होता है वह क्या होता है। तो आवेशी चालक का बात किया गया है तो इसको बोलेंगे ऊर्जा जो होता है ई बराबर जो होता है वह हाफ होता है और सी भी स्क्वायर का होता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि स्थिर ऊर्जा जो होता है 1/2 और सी भी स्क्वायर होता है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। और इसके लिए धारिता के लिए कौन सा सही है उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जो फार्मूला होता है एक समांतर प्लेट संधारिता के लिए इसको पी और क्यू लेते हुए इसके बीच की दूरी के क्या होता है, डी होता है। तो अगर यहाँ पे अगर एक धारिता का मान रखने के लिए पूछ रहा है, अगर परावैद्युत स्थिरांक जो होता है यहाँ पे अगर ई आर का मान अगर 1 ले लेते हैं तो एक फार्मूला आता है, जो फार्मूला है क्या होता है यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट डी, सॉरी इप्सिलॉन नॉट ए और बटा में होता है डी। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो के चालक की धारिता होगी जैसा कि फार्मूला होता है सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा वी होता है। इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर धारिता क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। यदि समान देखो यदि लिखा हुआ है कि समान धारिता के संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए
तो तुल्यांक की धारिता क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, वो भी सभी समान है। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या होता है वो C3 और प्लस डॉट डॉट आता है Cn आता है। तो अगर यहाँ से बात करें तो अगर सभी अगर C है तो C1 प्लस C2 यानी डॉट डॉट आपका वो क्या हो जाएगा Cn तक जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा तो n जो होगा वो C हो जाएगा, यानी कि टोटल जो है अगर एक ही है तो क्या हो जाएगा NC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए पूरे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे NC ने यहाँ पे है, हाँ NC है आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो C नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। वायु के लिए प्रवृत्ति स्थिरांक जो होता है वो समर्थ्य होता है, वह क्या होता है। तो प्रवृत्ति जो समर्थ्य होती है बाबूरे वो होता है आपका क्या, तो 3 गुने 10⁶ Vm इनवर्स होता है। ठीक है बाबूरे, आपका यह होता है। और यहाँ पे प्रवृत्ति समर्थन का वो ऐसा ही मात्रक जो है वो Vm इनवर्स है, वो याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। गोलीय संधारिता की धारिता होती है, तो और ये गोलीय संधारिता की जो धारिता होती है, जैसा कि और हमको आपने बताए थे हम लोग कि C जो होता है वो C होता है वो 4 पाई क्या होता है इप्सिलॉन नॉट, और हम बताए थे कि A इंटू बी यानी कि, और उसके बाद बताए थे और B इंटू ए और B माइनस ए, एक फार्मूला बताए थे। तो उसी की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल r और कैपिटल R, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। आवेशित संधारिता पर कुल आवेश होता है, तो आवेशित संधारिता पर जो आप कुल आवेश का पूछा जा रहा है कि कुल आवेश कितना होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, तो 0 होगा। क्योंकि अगर संधारिता पर जो आवेश होता है एक प्लेट पर प्लस होता है, एक पर क्या होता है माइनस होता है, तो यानी कि कुल आवेश को पूछा जाए तो क्या होगा, तो कुल आवेश जो होगा वह 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन है कि चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, और ये विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह बढ़ने का बात पूछ रहा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि ताप के बढ़ने से ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 से बात करते हैं कि चालक का संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है। तो जैसा कि आप बताए थे कि एक फार्मूला होता है वो कि म्यू बराबर जो होता है वो होता है VD बटा क्या होता है E होता है। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो यह इधर आएगा वो तो हो जाएगा E हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, और हो जाएगा क्या वो बराबर क्या हो जाएगा VD हो जाएगा। यानी कि E हो जाएगा यहाँ पे और म्यू क्या है, तो म्यू एक कांस्टेंट है, तो हो जाएगा VD, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, और यहाँ पे म्यू जो है आपका क्या है, तो कांस्टेंट के रूप में आ रहा है और समानुपाती के रूप में देख लीजिए, और ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता और का गुणनफल क्या होगा। तो सुनो एक ध्यान दीजिएगा कि अगर धातु का अगर तापमान बढ़ाएंगे तो और उसकी चालकता और प्रतिरोधकता का जो गुणांक फल क्या होगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है। एसआई मात्रक क्या होता है, यह होता है एम्पियर होता है। ठीक है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन है कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -1, यहाँ पे मिस्टेक है -19 होगा। ठीक है, -19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। जैसे हो जाएगा बी नंबर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर में मापा जाता है, और विद्युत परिपथ में विभवांतर में मापा जाता है, विभवांतर में मापा जाता है, तो वो विभवांतर में किसको मापा जाता है, तो विभवांतर में वोल्ट को मापा जाता है। वोल्ट जो होता है वो विभव या विभवांतर का वो एसआई मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है, और इसे वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है, तो वो किसमें मापा जाएगा, तो वोल्ट में मापा जाएगा। ठीक है। और बात किया जाए एम्पियर जो होता है वो या एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, ओम जो होता है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, और यहाँ पे वो वोल्ट जो है वह विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक होता है। अब बात किया जाए वाट जो है वो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध जैसे बात करें तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह तो सिंपल क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है ओम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 पे बात करते हैं 45 में क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिरोध ठीक है, प्रतिरोध का बीमा होता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रतिरोध का बीमा क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध R1 लंबाई और यहाँ पे लिखा हुआ है L है, अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल जो है वह क्या है, तो A है, तथा विशिष्ट प्रतिरोध जो है वह क्या है, रो है। तब पूछ रहा है कि और फार्मूला क्या होता है। जैसा कि फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो R जो होता है वह समानुपाती क्या होता है, L के, यानी कि लंबाई जो होता है लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। और इसके बात किया जाए क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर यह समीकरण 1 इसको माने, इसको समीकरण 2 माने, तो दोनों समीकरण के अनुसार हम बोल सकते हैं क्या होगा, तो हो जाएगा L/A हो जाएगा। यहाँ से हटा के रो लगाते हैं, रो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रतिरोधकता है जो कांस्टेंट के रूप में आता है, L/A हो गया आपका। ठीक है, अब बात पूछ रहा है कि इसका कौन सा सही है, तो देख लीजिए आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका रो जो है बराबर क्या हो, देखो आर बराबर क्या होता है रो और L/A। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक का बात किया गया है। तो जैसे कि जस्ट हम बताया फॉर्मूला मेरे पास आया था कि यहाँ पे कि R बराबर क्या हो गया रो और रो के बाद आ गया था L/A क्या था, A। यहाँ से हम अगर रो बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा, था RA और बटा में क्या हो जाएगा, L। बात किया जाए तो R जो होगा, R का ऐसा मात्रक क्या होता है, R यानी प्रतिरोध है तो ओम होगा, और ये यहाँ क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा, मीटर। यहाँ से यहाँ से देखो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा ओम, ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर। और आपका ऑप्शन जो है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा तो ओम मीटर इसका राइट आंसर होगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा क्या होता है, और आपका इसका आंसर बताइएगा। जैसे भी निकाल के बताया उस तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन इसका आप कमेंट में करके बताइए कि इसका बीमा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है वह विभवांतर द्वारा मापा जाता है। यह आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वह हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि आवेश और विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। आवेश और विद्युत वाहक बल की जो बीमा होती है और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ई विद्युत क्षेत्र तथा टी तुल्यकाल है तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होगा, इसका अनुगमन जो वेग होगा वह आपका हो जाएगा, अनुगमन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 नंबर आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल ए वाले चालक तार से प्रवाहित धारा
जो होता है वो आई धारा अगर समान है तो उसका संकेत क्या होता है, वह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युतीय क्षेत्र यदि विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग का संचलन होता है तो क्या होगा। इसका फॉर्मूला तो होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही बताए थे आपको। ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा VD बटा E होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि किसी धातु के तार को गर्म किया जाता है और गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है बाबू रे, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है और समांतर क्रम में बाबू रे इसको जोड़ दिया जाता है तो समतुल्य धारिता क्या हो, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगी वो पूछ रहा है। चलिए बात करते हैं। मान लिया जाए बाबू रे कि एक प्रतिरोध है जो कितना बाबू रे 1 ओम का है और क्वेश्चन यह कह रहा है कि इसको 4 बराबर भागों में काटा जाता है। चलिए 4 भागों में काट लेते हैं, यानी कि एक जो भाग है मेरा 1/4 है, 1/1/4, 1/4 और 1/4 है। अब क्वेश्चन बाबू ने बोला जा रहा है इसे समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। चलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। प्रतिरोध है बाबू रे, इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जोड़ दिए। एक का जो मान है वो एक कितना है 1/4 है, यानी कि 4 भागों में काटने के बाद 1/4 आया। फार्मूला का बात करें 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और प्लस 1/r4। ठीक है बोले, इसका 4 हो गया। सभी का अगर वैल्यू का बात करें तो बोले 1 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे बोले 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा प्लस और 1 बटा क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 बटा आपका 4 हो जाएगा। इसको अभी को अगर ऊपर चेंज कर लोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 1/r इक्वल टू 16 हो जाएगा। यानी r का जो मान होगा वो 1 बटा क्या हो जाएगा 16 होगा और 1/16 क्या होगा ओम होगा। ऑप्शन को चेक करिएगा, 4 है 1 है, यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे क्या है 1/16 है, यानी ऑप्शन आपका कौन सही है, तो डी नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट पे। लिखा हुआ है कि नियत विमानतल पर किसी विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर देने पर ऊष्मा का ताप जो होगा वह क्या होगा, उस पर बात करते हैं। तो ऊष्मा का जो ताप है उस पर बात करना, यानी कि जो हीट जो होगा वह क्या होगा, उसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दावरे जैसा कि आपको पता है कि हीट का जो फार्मूला होता है वह होता है H बराबर V² होता है। तो यहाँ पे अगर बोला गया है कि प्रतिरोध को अगर आधा करते हैं तो प्रतिरोध को अगर और आधा करेंगे तो यानी कि यह वो H का जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दे और यह हो गया आपका 1/2R 1/2R इंटू टी। जब यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2V² हो जाएगा और R हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, और H का जो मान है H का मान इतना के बराबर है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 जो है H के बराबर है, यानी ऊष्मा का जो मान हो रहा है वह 2 गुना बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, आधा करेंगे तो यह 2 गुना बढ़ जाएगा। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि खींचकर दुगना करने के पूर्व इसका जो प्रतिरोध था वह R था, तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या होगा। चलिए खींचने से पूर्व इसका प्रतिरोध R था, बात कर लेते हैं। R1 बटा क्या होता है R2 बराबर है L1 बटा क्या होता है L2 के होल स्क्वायर। तो बोल रहा है कि खींचने का जो पूर्व था वो उसका प्रतिरोध क्या था R था, लंबाई को दुगना किया गया। R1 का मान R है
और R2 का मान बाबू रे R2 ही ले लेते हैं। यहाँ पे लंबाई पहले 1 था, मान लो कि उसको दुगना कर दिया गया तो ये 2 हो गया, यानी कि बाबू रे यह हो जाएगा यहाँ पे R2 बराबर हो जाएगा 1/4, यानी कि R2 का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा बुरे, यह चौथे भाग के बराबर होगा, यानी कि हो जाएगा आपका चौथा भाग हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुना कर लीजिएगा, चौथा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक होता है। और प्रतिरोधकता ताप गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है वो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ पे हो रहे प्रति डिग्री सेल्सियस तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे केल्विन है, तो प्रति केल्विन इसको मान के चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वाट का हीटर के द्वारा 2 मिनट तक ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है, किसके बराबर होगा ऊष्मा का बात कर रहा है। बाबू रे फार्मूला होता है इसका कि P गुने क्या होता है, T होता है। तो P यहाँ पे क्या है, तो P बाबू रे आपका पावर यानी शक्ति का बात किया जा रहा है, जो कितना है बाबू रे, कितना वाट है, तो 100 वाट है। गुने यहाँ पे टी क्या है, तो टी आपका समय है, कितना मिनट पूछ रहा है, तो 2 मिनट पूछ रहा है। तो 2 मिनट है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, यानी आपका इसका पूरा कैलकुलेशन जब करिएगा तो हो जाएगा 6 दूना 12, 120, और यहाँ पे हो जाएगा वो रे आपका आ जाएगा इतना। तो आपका अगर आ गया 3 सुनना है तो इसको लिख सकते हैं, 10 का बड़ा कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और आपका जो है ऐसे मतलब उष्मा का क्या होता है, जूल में होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू रे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसी तरह से बनाया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 बोला है 1000 जो वाट का एक हीटर है जिसको कितना हो रहे 220 वोल्ट से क्या किया जाता है, सीमित किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध यानी आर का मान पूछ रहा है। आर का मान के क्वेश्चन होता है वो रे, फार्मूला जो है इसका होता है कि पी, देखा वो रे, पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा वो रे, तो हो जाएगा वी स्क्वायर और बटा में हो जाएगा पी का मान। ठीक है, चलिए वो रे इसको वैल्यू रख के यहाँ पे वी का स्क्वायर कीजिएगा और उसके बाद वी यानी कि इसका स्क्वायर कीजिएगा, पी और इसका स्क्वायर कीजिएगा, वैल्यू रख के काटिएगा वो रे, आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं।